हेलो दोस्तों, हमारा नाम है राहुल गुप्ता और यूट्यूब के नए सेशन के साथ आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे लेक्चर से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है इसका सेकंड चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं। ठीक, तो जो बात करें अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है फाउंडेशन। ठीक, उसका नाम हो जाता है फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन होती क्या है और फाउंडेशन कैसे किया जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर के साथ हम लोग का कवर हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे सेकंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो सेकंड चैप्टर में देख लीजिए। सेकंड चैप्टर में ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, अगर बात करें सबसे पहले टॉपिक की, तो सबसे पहले हम लोग को फाउंडेशन के बारे में ही जानना है कि आखिर फाउंडेशन होती क्या है, जिसको ठीक फाउंडेशन क्या होती है या नींव क्या होती है। बात करें दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा आ जाता है लोड ऑन फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन पर कौन कौन सा भार लगता है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर में देखेंगे। और तीसरे टॉपिक की बात करें तो पर्पस ऑफ फाउंडेशन, मतलब एक नींव बनाने का उद्देश्य क्या होता है, आखिर हम नींव को क्यों बनाते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अब फोर्थ नंबर टॉपिक की बात करें तो फोर्थ नंबर टॉपिक हम लोगों का टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, कि फाउंडेशन को किस टाइप किस बेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया और कितने इसके टाइप्स होते हैं। ठीक, अगर बात करें तो इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। ठीक, इसकी हाइट और डेप्थ के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। तो दोनों के बारे में पाएंगे। जो शैलो फाउंडेशन होती है ये 8 टाइप्स की होती है और डीप फाउंडेशन 3 टाइप्स की होती है। तो अंदर जाने के बाद इसको डिटेल्स में जानेंगे। एक हम लोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन हो जाता है जो शैलो का टाइप है, स्प्लिट फाउंडेशन, जिसको खसकेदार नींव भी हम लोग बोलते हैं। अगर बात करें खसकेदार नींव की, तो खसकेदार नींव भी हम लोगों के सिलेबस में बहुत ज्यादा है, बाकी और सबके बारे में बस हल्की फुल्की डिटेल्स लेनी है। ठीक, तो जो खसकेदार नींव होती है, स्प्लिट फाउंडेशन होती है, वो वॉल पे भी बनाई जाती है और कॉलम पे भी बनाई जाती है। तो दोनों के बारे में देखेंगे कि वॉल पे कैसे बनाई जाती है और कॉलम पे कैसे बनाई जाती है। ठीक, अब बात करें छठे नंबर पर, तो छठे नंबर पर आ जाता है डिजाइन ऑफ फाउंडेशन। एक फाउंडेशन का डिजाइन क्या होता है, मतलब किसकी कितनी उसकी हाइट रखनी चाहिए, कितनी उसकी लेंथ रखनी चाहिए, और ठीक, ये पूरा उसकी डिजाइनिंग भी देखेंगे हम लोग इसी चैप्टर के साथ। और एक रूल, आप बेसिक, एक बहुत बेसिक सा रूल है, थंब रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी के अनुसार फाउंडेशन की, उसी के अकॉर्डिंग फाउंडेशन को तैयार किया जाता है। तो उस रूल को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ठीक, अब इसके बाद बात करें तो आठवां टॉपिक, जो आठवां टॉपिक आ जाता है हम लोग का, आठवां टॉपिक आ जाता है फाउंडेशन ऑन मेड ऑफ ग्राउंड। ठीक, मतलब जल भराव वाली भूमि में हम लोग फाउंडेशन बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और 9वें नंबर पर आ जाता है हम लोग का काली कपास की मिट्टी। ठीक, जो दलदली मिट्टी होती है, क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो मिट्टी एकदम टाइट हो जाती है, जब ठंडी आती है तो मिट्टी एकदम ढीली हो जाती है। तो ऐसी मिट्टी में भी फाउंडेशन हम लोग बना सकते हैं। उसको किस तरह बनाते हैं उसको इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक, फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सॉइल में। अब बात करें 10वें नंबर पर, तो एक आती है मशीन फाउंडेशन, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में मशीनी नींव बोलते हैं। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि मशीनी नींव होती क्या हम लोग की। और 11 नंबर पर बात करें, 11 नंबर पर अपने टॉपिक की, तो सेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग फाउंडेशन, मतलब बिल्डिंग फाउंडेशन, किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोग निशानेबंदी कैसे करते हैं, या कौन सा सही तरीका है निशानेबंदी करने का, जिससे हम लोग के नींव सेफ रहे। तो इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। आप बात करें 12 नंबर पर, अब बात करें 12 नंबर पर, 12 नंबर पर देखेंगे एक्सकवेशन फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन की खुदाई कैसे की जाती है। ठीक, कितनी खुदाई करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, पूरे डिटेल्स में हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बात करें 13 नंबर पे, तो 13 नंबर पे आ जाता है हम लोग का टिम्बरिंग ऑफ फाउंडेशन। जैसे मतलब फाउंडेशन को बनाते समय अगर हम लोग को कुछ समस्या आ रही है तो जिसके लिए हम लोग तख्ताबंदी करते हैं, और तख्ताबंदी कैसे की जाती है और कितना करना चाहिए हम लोग को, उसके बारे में 13 नंबर टॉपिक में देख लेंगे। अब बात करें 14 नंबर पे, तो 14 नंबर पर हम लोग आ जाता है डी वाटरिंग ऑफ फाउंडेशन। ठीक, डी वाटरिंग ऑफ फाउंडेशन मतलब अगर कहीं पर हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं तो वहाँ पर कहीं से पानी इकट्ठा हो जा रहा है, पानी लग जा रहा है फाउंडेशन के टाइम, हम लोग को फाउंडेशन बनाते टाइम, तो उस फाउंडेशन को बनाते समय उस पानी को कैसे हम लोग कहाँ से दूर करेंगे और कहाँ से निकासी करेंगे उसका, उसके बारे में देखेंगे डिवाटरिंग ऑफ फाउंडेशन में। ठीक, तो ये टोटल हम लोगों को लगभग 14 टॉपिक्स है। इसी के साथ ही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा हम लोग का। 2-3 चीजें टॉपिक्स बचेंगे, उसको हम लोग अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे, क्योंकि उस चैप्टर का टॉपिक है इसमें बस दे दिया है वो। ठीक, तो
बात देख लीजिए एक बार, सबसे पहले फाउंडेशन आ जाता है, उसके बाद लोड ऑन फाउंडेशन, उसके बाद बात करें तो पर्पस ऑफ फाउंडेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, फिर उसके बाद डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, थंब रूल अप्लाई कैसे करते हैं, फाउंडेशन ऑफ मेड ऑफ ग्राउंड में कैसे करते हैं, फाउंडेशन इन ब्लैक सॉइल में कैसे करते हैं, उसके बाद मशीनी फाउंडेशन कैसे कहते हैं, सेटिंग लेआउट कैसे करते हैं फाउंडेशन का, ठीक। अब फाउंडेशन की खुदाई कैसे करते हैं, टिम्बरिंग कैसे की जाती है, उसके बाद डिवाशिंग कैसे होती है, ठीक। तो ये टोटल हम लोग इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। चलिए यहाँ तक, इसके आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं और दूसरे सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं अपना फाउंडेशन। अगर बात करें सबसे पहले टॉपिक की, तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हम लोग का फाउंडेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाउंडेशन क्या होती है, ठीक। जो पहला टॉपिक था हम लोग का वही था हम लोग का फाउंडेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है नींव। अब फाउंडेशन क्या होती है इतना समझ लीजिए, कोई भी बिल्डिंग जब हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है कि बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन कुछ भाग बिल्डिंग का ऐसा होता है जो जमीन के अंदर होता है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, उसको केवल जब बिल्डिंग बनती है उसी समय उसको देखा जा सकता है, ठीक। तो ये जो हिस्सा जमीन के अंदर जो हम लोग को अभी नहीं दिखाई दे रहा है, जब केवल हम लोग बिल्डिंग बना रहे थे या बन रही थी, उसी समय हम लोग उसको देख पा रहे थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। किसी भवन का वह हिस्सा जो जमीन से नीचे हो, जिसको केवल बिल्डिंग के निर्माण के वक्त ही देखा जा सके, ठीक, उसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक। क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई बिल्डिंग है ये हम लोग की, ठीक, ये हम लोग की कोई बिल्डिंग है, ठीक, 2 मंजिला हम लोग की बिल्डिंग है। तो क्या होता है कि यहाँ से हम लोग की ये बिल्डिंग शुरू है, ये ऊपर की बिल्डिंग हम लोग को हमेशा इतनी दिखाई देती है कि हाँ ये इतना है, लेकिन क्या होता है ना कि बिल्डिंग जब बन रही होगी तो इसके नीचे भी कुछ दीवारें चली होंगी, कुछ किया गया होगा, ठीक। तो ये जो नीचे का हिस्सा जो फिलहाल तो हम लोगों को नहीं दिख रहा, हम लोग को बस इतनी बिल्डिंग दिख रही है कि हाँ ये 2 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक। लेकिन नीचे का हिस्सा जो हम लोग को नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नींव बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर भी इसी को बोलते हैं, इसी को सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जमीन के ऊपर का हिस्सा जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक। तो किसी भवन का वो हिस्सा जो जमीन तल से ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, जो जमीन तल से नीचे होता है उसको सब स्ट्रक्चर या नींव बोलते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं फाउंडेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं कि फाउंडेशन की डिफिनेशन क्या होती है, एक बार फाउंडेशन की डिफिनेशन भी देख लेते हैं। अगर बात करें इसकी डिफिनेशन की, तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी किसी भवन का वह हिस्सा जो भूमि तल से किसी भवन का वह हिस्सा जो भूमि तल से किसी भवन का वह हिस्सा जो भूमि के संपर्क में रहता है, किसी भवन का वह हिस्सा जो भूमि के संपर्क में रहता है, के संपर्क में रहता है, किसी भवन का वह हिस्सा जो अमृदा के संपर्क में रहता है, ब्रैकेट में सब सॉइल, ठीक, सब सॉइल के संपर्क में रहता है, अर्थात जमीन भूमि तल से नीचे होता है, अर्थात भूमि तल से नीचे होता है, तल से नीचे होता है, क्या होता है, फाउंडेशन कहलाती है, नींव कहलाता है,
बात करें फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन क्या होती है? किसी भवन का वो हिस्सा जो ज़मीन तल से नीचे होता है उसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक, अब फाउंडेशन का काम क्या होता है कि फाउंडेशन का ये काम होता है कि जो अपने ऊपर आ रहे सभी भारों को मिट्टी में समान रूप से अब ट्रांसफर कर देती है। ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं। इसका कार्य अपने ऊपर आ रहे भार को, अपने ऊपर आ रहे भार को इसका कार्य अपने ऊपर आ रहा है भार को मृदा में स्थानांतरित करना है। स्थानांतरित करना है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग फाउंडेशन की डिफिनेशन की फाउंडेशन क्या होती है, नींव किसको बोलते हैं। किसी भवन का वह हिस्सा जो जमीन तल से नीचे होता है तथा जो अपने ऊपर से आ रहे भार को जमीन में तक ट्रांसफर करने का काम करता है उसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं या नींव बोलते हैं। ठीक, अब बात करें अपने दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा जो टॉपिक था हम लोग का लोड ऑन फाउंडेशन, मतलब नींव पर कौन कौन से भार लगते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरा टॉपिक हम लोग का था लोड ऑन फाउंडेशन। लोड ऑन फाउंडेशन, इसकी हिंदी हो जाती है नींव पर आने वाले भार। नींव पर आने वाले भार। ठीक, अब नींव पर कौन कौन से भार आते हैं? नींव पर बेसिकली बात करें तो हम लोग के 4 भार आते हैं। देखिए सबसे पहला जो आ जाता है हम लोग का, सबसे पहले आ जाता है चल भार। दूसरे नंबर पर बात करें तो आता है अचल भार। तीसरे नंबर बात करें तो आ जाता है हम लोग का वायु भार। चौथे नंबर बात करें तो बर्फ भार। ठीक, सबसे पहले बात करें चल भार की, तो चल भार की इंग्लिश होती है लाइव लोड, और अचल की होती है डेड लोड, और वायु भार की होती है विंड लोड, और उसके बाद बर्फ भार की होती है स्नो लोड। ठीक, तो किसी बिल्डिंग पर टोटल है 4 भार लगते हैं। तो आइए एक एक बात के बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक, लोड एंड फाउंडेशन का मतलब क्या है? लोड एंड फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि एक जो बिल्डिंग्स होती है उस पर कौन कौन से भार लगते हैं। बिल्डिंग पर जितना भार लगेगा वो उतना लोड वो क्या करेगा, देखिए अब ट्रांसफर करेगा फाउंडेशन पे, तो फाउंडेशन पे भी वही लोड लगेगा। ठीक, तो ये हो जाता है लोड एंड फाउंडेशन। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं लाइव लोड की। लाइव लोड क्या होता है? इसको हम लोग चल भार बोलते हैं। ठीक, इसको आप लोड एंड फाउंडेशन कहें, लोड एंड बिल्डिंग कहें, सब एक ही बात हो जाती है, क्योंकि जो बिल्डिंग पे लोड लगेगा वही उसको फाउंडेशन में ट्रांसफर करेगा, वही लोड फाउंडेशन पे आ जाएगा हम लोग का। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे चल भार की। ठीक, बात करें सबसे पहले लाइव लोड की। तो लाइव लोड क्या होता है? देखिए कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी संरचना है तो उस पर क्या होती है कि ये एक ऐसा लोड, मतलब बात करते हैं लाइव लोड की। तो लाइव लोड क्या होता है? किसी संरचना पर लग रहा हुआ भार जो अस्थायी भार हो उसको हम लोग बोलते हैं लाइव लोड। अगर बात करें लाइव लोड की या चल भार की, तो चल भार में क्या क्या आ सकती है? फर्श पर रखी हुई चलयमान वस्तुओं का भार हो जाएगा इसमें। तथा बात करें तो अगर बिल्डिंग में कोई व्यक्ति या कोई है अगर देखिए सबसे पहले बात करेंगे लाइव लोड की। तो लाइव लोड क्या होता है? लाइव लोड एक अस्थायी भार होता है। जैसे कि किसी भवन में अगर कुछ लोग रह रहे हैं तो उनका जो भार होगा वो अस्थायी होगा, वो आज यहाँ है तो कल वहाँ होंगे। ठीक, और बात कीजिए तो कोई फर्श पर रखी गई चलयमान वस्तु हो। ठीक, जैसे मतलब कोई वस्तु है जिसको हम उठा के इधर उधर कर सकते हैं, आज यहाँ रखे हैं तो उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये क्या होगा? ये भी लाइव लोड में आ जाएगा। तो किसी संरचना पर लग रहा हुआ भार जो अस्थायी हो, जैसे कि फर्श पर रखा हुआ कोई वस्तु, चलयमान वस्तु, तथा फर्श मतलब घर में संरचना बिल्डिंग में रह रहे लोगों का भार, या क्या बोलते हैं इसको? लाइव लोड बोलते हैं।
लाइव लोड क्या होती है? लाइव लोड सबसे पहले बात करें तो अचल भार एक अस्थायी भार होता है। ठीक, जैसे कि घर में रह रहे लोगों का भार तथा घर में रखी चलमान वस्तुओं का भार जो होगा वो लाइव लोड होगा। ठीक, तो ये हो जाता है हम लोग का लाइव लोड। सबसे पहले लाइव लोड क्या होती है? एक अस्थायी भार होता है, एक अस्थायी भार होता है, अस्थायी भार होता है, यह एक अस्थायी भार होता है। ठीक, फर्श पर रखे, फर्श पर रखे चलमान वस्तुओं का भार फर्श पर रखे चलमान वस्तुओं का भार तथा घर में रहने वाले घर में रहने वाले लोगों का भार चल भार होता है। ठीक, सबसे पहले अगर बात करें तो यह एक अस्थायी भार होता है तथा फर्श पर रखे चलमान वस्तुओं का भार तथा घर में रह रहे लोगों का जो भार होगा वो लाइव लोड होगा। ठीक, तो लाइव लोड में समझ में आ गया होगा। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक अस्थायी भार होता है, जितनी भी अस्थायी चीजें हैं वो सब हमारी लाइव लोड में आ जाएंगे। चलिए, तो पहला हम लोग का हो गया चल भार। अब देखते हैं दूसरा अपना टॉपिक जो कि हम लोग का अचल भार। दूसरा टॉपिक हम लोग का आ जाता है अचल भार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेड लोड। बात करें अगर डेड लोड की, तो डेड लोड क्या होता है? डेड लोड क्या होता है? किसी संरचना पर लग रहा है अस्थायी रूप से जो भार लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अचल भार। अस्थायी रूप से लगने का मतलब क्या है? जैसे कि दीवार होती है, दीवार एक अस्थायी रूप से होगी, हम लोग की स्लैब जो होती है वो भी अस्थायी रूप से लग रही है, मतलब एक फिक्स हो गया वहाँ पर कि हाँ उसको वहाँ से उसके बाद रिमूव नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट के लिए वहीं पे होगी। तो उस प्रकार का जो लोड होता है उसका जो भार होगा उसको हम लोग बोलेंगे अचल भार। ठीक, जैसे कि हम लोग का छत का भार, ये छत है, ये छत हम लोग की परमानेंट है, तो इस छत का जो भार रहेगा ये फाउंडेशन पर जब लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये अचल भार लग रहा है, मतलब डेड लोड है, डेड लोड है। ठीक, इसमें बात करें किसी किसी संरचना पर लग रहे ऐसा भार जो अस्थायी हो, जैसे कि स्लैब का भार, फर्श का भार, मुंडेर का भार, या बात करें तो कोई ऐसी मशीन लगाई गई है जो अस्थायी रूप से वहीं फिक्स कर दी गई है परमानेंट के लिए, तो उसका भार हम लोग लेंगे अचल भार, या उसका भार जो होता है वो भी होता है अचल भार। ठीक, तो अचल भार क्या होता है? किसी संरचना पर लग रहा अस्थायी भार अचल भार कहलाता है। जैसे किसी संरचना पर लग रहा अस्थायी भार अचल भार कहलाता है, अचल भार कहलाता है। ठीक, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? हम लोग का फर्श वो आ जाएगा। सबसे पहले बात करें तो छत का भार, छत स्लैब, हम लोग का कॉलम आ जाएगा जिसको प्रस्तंभ बोलते हैं, तब आ जाएगा दीवार आ जाएगा, या बात करें तो कोई मशीन जो अस्थायी रूप से लगा दी गई, अस्थायी रूप से लगाई गई मशीन, अस्थायी रूप से लगाई गई मशीन, मशीन का भार।
किसी संरचना पर लग रहा स्थायी भार अचल भार होता है। स्थायी भार मतलब वो फिक्स हो जाता है, ठीक। जैसे जैसे छत स्लैब, ठीक, उसके बाद कॉलम आ जाता है, हम लोग का जो बीम आ जाती है तथा अस्थायी रूप से लगाई गई जो मशीनें होती हैं, इन सबका जो भार होगा वो भार होगा हम लोग का डेड भार, डेड लोड होगा, ठीक। अब इसमें तीसरा टॉपिक आ जाता है वायु भार। वायु भार, ठीक। वायु भार में कुछ समझने वाली बातें हैं। वायु भार क्या होता है, ठीक, देखते हैं वायु भार क्या होता है। सबसे पहले समझ लीजिए तो वायु भार सबसे पहले तो हर जगह नहीं लगता, ठीक। ये कहाँ लगता है, ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग हम लोग की, ठीक, इसकी जो चौड़ाई है वो x है और इसकी ऊंचाई 3x, ठीक। तो जब इसकी चौड़ाई जो है x रहेगी तो इसकी ऊंचाई 3x से जब ज्यादा रहेगी तब उसके बाद हम लोग बोलेंगे, ठीक, यहाँ पे वायु भार लगेगा, वायु भार लगेगा 3x से जब ज्यादा ऊंचाई हो, ठीक। तो किसी संरचना पर जब क्या होता है कि उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वायु भार लगता है, मतलब हवा का भी भार वो लेने लगता है। तो उस प्रकार जो भार लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वायु भार। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक। वायु भार क्या होती है, किसी संरचना क्या ऊंचाई ऊंचाई चौड़ाई की 3 गुनी या उससे ज्यादा हो, 3 गुनी या उससे ज्यादा हो, तो उस वक्त वायु का भार वायु का भार भी लगने लगता है, जिसको वायु भार बोलते हैं, जिसको वायु भार बोलते हैं। वायु भार बोलते हैं, ठीक। बात करें सबसे पहले वायु लोड की, तो वायु लोड क्या होती है, देखिए जब कोई बिल्डिंग हम लोग की इसकी चौड़ाई मान लीजिए कि हम लोग की x है तो उसकी ऊंचाई 3x से जब ज़्यादा रहेगी तो इस पर क्या होता है कि जो हवा का लोड होता है उसको भी हम लोग काउंट करने लगते हैं। लगता तो पहले भी, लेकिन पहले इतना कम लगता है कि मतलब काउंटिंग करना जरूरी नहीं है, तो बहुत कम लगता है। लेकिन जब ये 3x से ज़्यादा हो जाती है ऊंचाई, उसकी चौड़ाई ऊंचाई की 3 गुनी उसकी ऊंचाई चौड़ाई की 3 गुनी हो जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय हम लोग विंड लोड को भी काउंट करते हैं, क्योंकि इसका लोड बहुत ज़्यादा होने लगता है उस समय, ठीक। ये हो गया। अब चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की ओर, जो हम लोग का है स्नो लोड या बर्फ भार, जिसको हम लोग बोलते हैं। बर्फ भार में क्या होता है, ठीक। सबसे पहले अगर बर्फ भार की बात करें तो देखिए मान लीजिए कोई बिल्डिंग है हम लोग की, ठीक, बिल्डिंग हो जाती है, ये हम लोग का दरवाजा हो जाता है, पूरा हम लोग का घर हो जाता है, ठीक। तो क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ गिरती है तो एक छत है, इस पे छत पे आकर बर्फ रुकेगी, थोड़ी बहुत रुकेगी, बहुत रुकता है तो उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, बर्फ का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि जो ये बिल्डिंग है इस पर बर्फ का भार भी लग रहा है, ठीक,
बर्फ का जब भार लगेगा तो ये फाउंडेशन को ट्रांसफर करेगा, तो फाउंडेशन क्या होगा, बर्फ का भार लगेगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं बर्फ भार। पहाड़ी इलाकों में पे भवनों के ऊपर बर्फ गिरने से भवन के ऊपर बर्फ का भार आता है, जिसको हम लोग बर्फ भार बोलते हैं। ठीक, तो इससे बचाव के लिए पहाड़ी इलाकों में क्या करते हैं कि घर ऐसे ना बनाकर फ्लैट ना देके वो देते हैं, लोपीट देने लगते हैं अपनी बिल्डिंग को, ऐसे बिल्डिंग बना देते हैं। इसका एंगल रख देते हैं 60 से ज़्यादा, एंगल हो जाता है हम लोग का ये 60 से ज़्यादा हो जाता है, इधर पे ये 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा नहीं कि बर्फ आएगी यहाँ पे, यहाँ से नीचे ऐसे चली जाएगी, रुकेगी नहीं वहाँ पे, इससे बर्फ का भार नहीं लगता है। ठीक, तो बर्फ भार यही होती है। इसकी डिफिनेशन लिख के उसके बाद बता रहे हैं इसके बारे में। ठीक, अगर बर्फ भार की बात करें तो इस भार को वहाँ लिया जाता है, भार को वहाँ लिया जाता है भार को वहाँ लिया जाता है जहाँ बर्फ गिरती है। जहाँ बर्फ गिरती है, अगर घर के छत का ढाल 60 से ज़्यादा है तो इस भार को नहीं लेते हैं। ठीक, स्नो भार क्या होता है कि जब बर्फ किसी छत पे बर्फ गिरती है तो छत पे बर्फ का भार लगने लगता है, जिसको हम लोग बर्फ भार बोलते हैं। ठीक, इस भार को वहाँ लिया जाता है जहाँ पर बर्फ गिरती है। अगर छत का ढाल 60 से ज़्यादा हो तो इस भार को काउंट नहीं करते हैं। ठीक, तो हो जाती है हम लोग की स्नो भार। तो ये टॉपिक हम लोग का क्लियर हो चुका है। चलते अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हम लोग का था टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, नींव के प्रकार। तो इस टॉपिक को अगले लेक्चर में रखते हैं क्योंकि इसके साथ ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी लेक्चर के साथ आज का टॉपिक इसी टॉपिक का आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो हम लोग का इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो फाउंडेशन यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेकंड चैप्टर फाउंडेशन का अगला टॉपिक होगा। ठीक, ये लेक्चर नंबर 4 था हम लोग का। और रही बात कंप्लीट सिलेबस की, तो पूरा एकदम प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से पूरा सीरियल